एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के टिक्के कला इलाके में रविवार की रात भीषण आग लग गई। आपको बता दें, यहाँ पीवीसी मार्केट के अंदर गोदाम में आग लगी है और आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की लपटें और भी विकराल होती गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां मौके पर हैं और पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें, करीब 8 बजे के करीब ये आग लगी है और एक जानकारी मिली कि फोन कॉल करने वाले ने फायर सर्विस को यह सूचना दी और दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित टिकरी कला के पीवीसी मार्केट में आग लग गई है और आग मुख्य रूप से ओपन एरिया टाइप के गोडाउन में लगी और आसपास भी बड़े स्तर पर फैल रही है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड ने तत्काल 10 गाड़ियां मौके पर लगाई। और आज से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ उड़ीसा के पुरी में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। हालांकि कोरोना काल के चलते सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रथ यात्रा केवल पुरी में सीमित दायरे में निकाली जाएगी। आपको बता देते हैं कि कोर्ट ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए पूरे राज्य में रथ यात्रा को निकालने पर पाबंदी लगा दी थी और ऐसे में पिछले साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। हिंदू रथ यात्रा के तहत अगर बात करें तो इसका काफी ज्यादा महत्व भी माना जाता है और आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो जाएगी और आपको बता दें कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो इसके मुताबिक रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और इसी के बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा पूरे भारत में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। दो साल से वो रथ यात्रा हम मना नहीं पा रहे जैसे हम मनाते हैं या फिर ऐसे दर्शन करने आते हैं। वो जो आस्था है भगवान के ऊपर वो तो नहीं मिल रहा है, इस बार भी नहीं मिल रहा है। घर से ही देख के मना रहे। बाकी होप करते हैं अगले साल कैसे जगन्नाथ का दर्शन हो और रथ यात्रा मना पाए अच्छे से। बहुत भाग्यवान हूँ कि आज महाप्रभु की जगन्नाथ की रथ यात्रा है, जिसी को पतितपावन यात्रा बोला जाता है, जिसी को घोष यात्रा बोला जाता है, जिसी को नवदिनात्मक यात्रा बोला जाता है। ये यात्रा में हम लोग शामिल हुए और जगन्नाथ महाप्रभु के पास नृत्य करेंगे। जैसे महाप्रभु की गुंडीचा, बाहुड़ा, चंदन, स्नान, दौड़, झूलन, ऐसे माहौल में हम लोग महाप्रभु के नृत्य सेवा करते हैं। नृत्य सेवा के माध्यम से भगवान के गुण कीर्तन करते हैं। जय जगन्नाथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव के मद्देनजर आरएसएस सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सक्रियता को बढ़ाएगा और इसके साथ ही कोरोना वायरस की वजह से 1.5 साल से बंद पड़ी शाखाओं को भी नए सिरे से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि हाईटेक कैसे बनाया जाए, इसको लेकर देश भर के पदाधिकारियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। और देश में आज पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल 28 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए के पार पहुंच गई है। हालांकि आज डीजल 16 पैसे सस्ता किया गया है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 23 पैसे और 1 लीटर डीजल 89 रुपए 76 पैसे में मिल रहा है। आपको बता देते हैं कि शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी और देश के सभी महानगरों में पेट्रोल की जो कीमतें हैं अब 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। जिन 15 राज्यों में पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है, आपको बता देते हैं कि वो राज्य हैं कौन से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, केरल, बिहार, पंजाब, लद्दाख, सिक्किम और दिल्ली में शामिल है। आपको बता दें, इस मुद्दे पर अधिकारियों ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में मजबूती जारी रही तो ईंधन की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो सकती है। ईंधन की कीमतों में अब तक 40 दिनों की वृद्धि हुई है और 1 मई से 35 दिनों तक अपरिवर्तित बनी हुई है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि बंगाल चुनाव से कोरोना को नियंत्रण मिला है। जो महामारी के समय नहीं होना चाहिए था वही हुआ, भीड़ इकट्ठी की गई लेकिन यहां महामारी फैली। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। कोरोना वैक्सीन ली है तो
कोरोना वैक्सीन ली है तो उसके लिए आपको, ये उचित नहीं है। हर देश ने, मैं समझता हूँ कई देश हैं जिन्होंने अपना वैक्सीन विकसित किया है। हमारी वैक्सीन जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन जो एक टेक्निकली एकमात्र वो है, उसको लेकर के भी तो ये एक अच्छा संदेश नहीं देता। आपको जितने भी प्रमाण की जरूरत है वो लीजिए, लेकिन ये जो वैक्सीन के बेसिस पे आप ये कोशिश कर रहे हैं, इसको अवॉइड करिए। दूसरा सर, जो पर्यटन इसे आई, वहाँ जिस कदर भीड़ एकत्रित हो रही है, क्या ये वायरस को एक खुला निमंत्रण है? नहीं, वायरस को खुला निमंत्रण तो बंगाल के चुनाव से मिल रहा है। जब सत्ता प्रतिष्ठान ही खुला निमंत्रण वाली कार्यशैली में यकीन करे ना, तो फिर कुछ बचता नहीं है। जो लोग ओहदेदार हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उनको एक मानदंड पेश करना होता है। माफ कीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री ने वो मानदंड। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने देश में जाति आधारित जनगणना के लिए पैरवी की है। आपको बता दें, जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने संवाददाताओं से कहा कि समुदायवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है और इससे यहाँ जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण बनाने पर भी जोर दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि आरक्षण की जो सीमा है वो नियमानुसार 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोटा बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही ये भी कहा कि उनकी इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है और अठावले ने यह भी बताया कि आरक्षण शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन जो लोग संपन्न हैं वो ज्यादातर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है। और इससे पहले इसी महीने 5 जुलाई की बात कर रहे थे वो, उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया गया और केंद्र ने अनुरोध किया कि 2011 की जनगणना के आंकड़े मुहैया कराएं और जिससे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आबादी को लेकर एक अनुभवजन्य आंकड़ा तैयार कर सके, जिसका साफ तौर पर मकसद स्थानीय निकायों में समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण को बहाल करने का प्रयास करना है। और बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जिस नीति के नाम पर उत्तर प्रदेश में सियासत आबाद हो गई है वो जनसंख्या नीति है और अब वो जमीन पर उतर आई है। आपको बता दें कि इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है ताकि आबादी की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। आपको बता देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार की नई नीति का ऐलान किया है और यह भी बताया कि कैसे आबादी उत्तर प्रदेश के विकास की राह में बाधा बन गई है। इस नीति का लक्ष्य जनसंख्या स्थिरीकरण को पाना है, यानी कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ने से रोकने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत सरकार परिवार नियोजन से जुड़े तमाम कार्यक्रम शुरू करेगी और साथ ही इसके मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कई उपाय भी किए जाएंगे। बता देते हैं आपको ये भी कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लक्ष्य हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सभी तबकों के साथ आने की अपील की है और नई जनसंख्या नीति को सरकार बदलाव के लिए बड़ा कदम बता रही है। वहीं विरोधियों के इस ऐलान के पीछे चुनाव वाली पॉलिटिक्स नजर भी आ रही है और उधर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार के ऐलान के साथ धर्मगुरुओं ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। आपको बता देते हैं कि हिंदू धर्मगुरु कड़े कानून की वकालत कर रहे हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु इस ऐलान पर ऐतराज भी जता रहे हैं। राज्य विधि आयोग के तैयार ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ी सिफारिशों की वकालत की गई, जिसमें सरकारी नौकरी पर से लेकर तमाम सुविधाओं से वंचित किए जाने की बात है। माना यह जा रहा है कि इसे सख्ती से लागू करने के लिए विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को भी मंजूरी मिल सकती है। पटना में सोमवार को फिर से जनता दरबार लगने जा रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दरबार लगाने वाले हैं, तो यहां इस दरबार कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे से मुख्यमंत्री आम लोगों की शिकायतें सुनेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से इस बार का जनता दरबार थोड़ा अलग है। मोबाइल ऐप से शिकायतें मंगाई गई हैं। अधिकतम 300 से 400 लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में जनता के दरबार में विशेष रूप से संरचना का निर्माण कराया गया है और संवाद कक्ष के 4 नंबर गेट पर जनता दरबार में पहुंचे लोगों की जांच के लिए डॉक्टरों को भी लगाया गया है। यहाँ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। आपको बता देते हैं ये भी कि जनता दरबार में आने से पहले संबंधित जिला प्रशासन द्वारा आवेदक का RT-PCR जांच अनिवार्य रूप से कराना होगा और इसके आधार पर ही जनता दरबार में सभी को एंट्री मिलेगी।
और वहीं 3 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से मुंबई के सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण शुरू होगा। आपको बता दें, शनिवार देर रात वैक्सीन की 85,000 डोज केंद्र की तरफ से प्राप्त हुई, लेकिन इतनी डोज सोमवार के लिए प्राप्त है। हालांकि अब भी मुंबई के पास सिर्फ 2 दिनों सोमवार और मंगलवार की डोज ही बची हुई है और यहां बृहन मुंबई महानगर पालिका का उम्मीद ये है कि सोमवार और मंगलवार को रात को केंद्र की ओर से वैक्सीन मिल जाएगी, जिसके बाद किसी भी दिन टीकाकरण अभियान को रोकना नहीं पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मामले में ये कहा कि राज्यों के पास अभी करीब 1,44,00,000 वैक्सीन अभी बाकी है और मुंबई के सभी केंद्रों पर लोगों को टीके लगा दिए जाएंगे। आपको बता देते हैं ये भी कि बीएमसी में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त नगर पालिका आयुक्त सुरेश ककानी ने बताया कि शनिवार रात को हमें वैक्सीन की 84,000 डोज प्राप्त हुई। 2 दिनों के लिए ये प्राप्त मात्रा है, लेकिन कितने लोग केंद्र पर आते हैं ये अभी देखना बाकी है। लेकिन हमें उम्मीद है कि सोमवार और मंगलवार की रात हमें वैक्सीन की डोज मिलती रहेगी। और वहां गोवा सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू राज्यव्यापी कर्फ्यू को 19 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा कर रही है, लेकिन साथ ही कुछ रियायतें देते हुए 50% क्षमता के साथ जिम को खोलने की अनुमति भी दी गई है। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह, विवाह और अन्य सभाओं को 100 लोगों के साथ आयोजन स्थल में क्षमता के 50% तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने एक ट्वीट करते हुए बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ट्वीट करते उन्होंने कहा कि राज्यव्यापी कर्फ्यू को 19 जुलाई 2021 सुबह 7 बजे तक बढ़ाया जा रहा है और इस दौरान 50% क्षमता के साथ जिम, दर्शकों के बिना खेल परिसरों के अलावा 15 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें, गोवा में 19 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि गोवा वासियों को जिम खोलने की अनुमति भी दे दी गई है और यहां कोरोना नियमों का पालन करना बेहद ही अनिवार्य बताया गया है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरा में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बारे में खबरें सामने आने लगी थी और इसे लेकर भारत सरकार जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल और मई 2021 के बीच 152 लोगों के आरटी-पीसीआर जांच पॉजिटिव आने पर पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए NIBMG कल्याणी को भेजे गए थे और इन नमूनों में डेल्टा प्लस का कोई मामला सामने नहीं आया था। दरअसल यहां त्रिपुरा ने शुक्रवार को पुष्टि की और पश्चिम बंगाल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 152 सैंपल्स में से 90 से ज्यादा सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए थे और सभी सैंपल्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई और जिससे कोविड-19 की तीसरी लहर आने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। आपको बता देते हैं कि राज्य के मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि केंद्र ने साफ कर दिया है कि इन लोगों में से किसी में भी डेल्टा प्लस की पुष्टि नहीं हुई। भारत सरकार ने बताया कि भेजे गए सभी 152 लोगों में डेल्टा प्लस वायरस नहीं मिले हैं और यहां वेरिएंट के बढ़ते मामलों की खबरें सामने आने से लोगों में संभावित तीसरी लहर को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर बात करें तो डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात से सामने आए हैं। आपको बता देते हैं कि त्रिपुरा में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों की खबरें सामने आने लगी थी, लेकिन यहां केंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई भी केस सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच मुद्दा यह है कि सरकार डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, सभी के लिए सख्त होती नजर आ रही है। बता देते हैं कि भारत सरकार ने जानकारी भी दी है और जानकारी देते हुए कहा कि अप्रैल और मई 2021 के बीच 152 लोगों के आरटी-पीसीआर जांच पॉजिटिव आने पर यहां इसके जो सैंपल हैं वो भेजे गए थे। केरल में जीका वायरस के 3 और मामले सामने आने हैं और आपको बता दें कि कुल मामलों की संख्या अब 18 हो गई है और इस बीच 3 नए संक्रमितों मामलों में एक बच्चा भी शामिल है। यहां केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि 22 महीने का एक बच्चा संक्रमित पाया गया है
और उसमें से एक 46 वर्षीय व्यक्ति और एक 29 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने इस मामले में कहा कि राज्य में अब जीका वायरस के 18 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोझिकोड मेडिकल कॉलेज और अल्लापुझ और एनआईवी इकाई में परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में यह भी बताया कि 2 बेंच में 27 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और इनमें से 26 नेगेटिव निकले हैं। 8 सैंपल वाले तीसरे जत्थे में 3 रविवार को संक्रमित पाए गए और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एनआईवी पुणे ने 2100 टेस्ट किट मिले और इसके बीच इनमें से 1000 तिरुवनंतपुरम को 500 और अल्लापुझा में एनआईवी को 300, त्रिशूर को, कोझिकोड को भी ये टीके दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज को यहां 500 XXX किट मिली है जो डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस और जीका वायरस से आरएनए का एक साथ पता लगाने और भेदभाव करने में सक्षम है। आपको ये भी बताते चले कि 500 सिंगल प्लेक्स किट जो अकेले जीका वायरस का पता लगा सकती है। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसलिए आज वैक्सीन लगवाने के लिए यहां जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता देते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी वैक्सीन बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली के पास शनिवार सुबह तक कोविशील्ड की केवल 63,000 खुराकें थी और शनिवार की बात करें तो शनिवार को दिन भर चले टीकाकरण के बाद यह स्टॉक खत्म हो गया था। दिल्ली में इस समय 1374 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चल रहा है और इनमें से अधिकतर पर कोविशील्ड ही वैक्सीन लगाई जा रही है। रविवार तक की बात करें तो वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो सकी और ऐसे में अगर सोमवार सुबह तक वैक्सीन नहीं मिली तो कई केंद्र बंद रह सकते हैं और इससे कोविशील्ड लगवाने के लिए पंजीकरण करा चुके लोगों को वापस लौटना पड़ सकता है। आपको बता देते हैं कि दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसलिए आज वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग जाने वाले हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ कई जगह तालाबंदी भी कर दी गई है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी वैक्सीन बुलेटिन के मुताबिक आपको बता देते हैं कि दिल्ली के पास शनिवार सुबह तक कोविशील्ड की केवल 63,000 खुराकें थी और इनमें से शनिवार को दिन भर चले टीकाकरण के बाद ये स्टॉक खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आज जो कई केंद्र हैं वो बंद रहेंगे क्योंकि टीकाकरण के दौरान कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसलिए आज वैक्सीन लगवाने के लिए जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी वैक्सीन बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली के पास शनिवार सुबह तक कोविशील्ड की केवल 63,000 खुराकें थी और शनिवार को दिन भर चले टीकाकरण के बाद यह स्टॉक खत्म हो गया था। दिल्ली में इस समय 1374 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चल रहा है और इनमें से अधिकतर पर कोविशील्ड ही लगाई जा रही है और रविवार तक वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो सकी। ऐसे में सोमवार सुबह तक वैक्सीन नहीं मिली तो यहाँ कई केंद्र बंद हो सकते हैं। ये जो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि अगर टीकाकरण में दिक्कत आई तो यहाँ दिल्ली में कई केंद्र बंद रह सकते हैं क्योंकि दिल्ली में फिलहाल देखा जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन खत्म होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए आम लोगों को आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोविशील्ड लगवाने के लिए पंजीकरण करा चुके लोगों को आज वापस भी लौटना पड़ सकता है। आपको बता देते हैं कि जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन्हें भी घर वापस लौटना पड़ सकता है, यानी कि अब साफ तौर पर देखा जाए तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ जहां लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे थे, कई मामले बढ़ रहे थे और इसी को देखते हुए अब बात अगर करें तो टीकाकरण ही एक उपाय है और इसीलिए टीकाकरण की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन बावजूद इसके अब देखा जाए तो कई केंद्र बंद भी हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन की कमी आ चुकी है और इसी को देखते हुए अब टीकाकरण केंद्र बंद हो सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसलिए आज वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग जाने वाले हैं, चाहे युवा हों, चाहे वरिष्ठ हों, चाहे बुजुर्ग हों, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।